Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video tutorial on the topic of ABO blood group system. In this lecture, we will discuss about the multiple allelism. There are some traits that contain more than two alleles, and that phenomena is known as multiple allelism. And the major example in that category is ABO blood group system. सो यहाँ पे हमने यही डिस्कस करना है कि मल्टीपल एलिलिज़म किस तरह से पॉसिबल हो सकता है या इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है और कैसे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये डिफरेंट लोगों के अंदर सरवाइव कर सकता है। यानी आपको ये चीज़ आइडिया है कि ए टाइप भी होती है, बी टाइप होती है और ओ टाइप होती है। सो वही चीज़ हमने आज डिटेल के अंदर डिस्कस करनी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले तो हम ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मल्टीपल अलीलिज़म या मल्टीपल अलील क्या चीज़ होता है। देखिए, जहाँ तक बात है अलील की या जीन की, अब ये चीज़ हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो एक जीन है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये बात कर लेते हैं कि ए कैपिटल ए एन कैपिटल ए। अब ये हमारे पास क्या है, एक जीन है, ठीक है, और इसके दो अलील्स यानी एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये अलील है। अब होता क्या है कि हर जीन के पास दो अलील मौजूद होते हैं और हर गैमीट के पास जो है ना एक अलील जाता है, यानी इस तरह से सेग्रीगेशन होती है। जैसे प्रीवियसली भी हमने पढ़ा कि एक जीन के पास क्योंकि दो अलील्स मौजूद हैं तो एक अलील एक गैमीट में चला जाएगा और दूसरा अलील दूसरे गैमीट में चला जाएगा। बट होता ये है कि जहाँ पर जीन म्यूटेशंस होती हैं तो जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से एक ही जीन की मोर देन हम कहते हैं ग्रेटर देन टू अलील्स हो सकते हैं, यानी 4 5 6 या इससे ज़्यादा अलील हो सकते हैं। सो इस चीज़ को हम ये नाम देते हैं कि एक जीन के ऑलमोस्ट 300 अलील्स पॉसिबल हो सकते हैं। सो ऑल दैट ऑल्टर्ड एंड अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन हुज नंबर इज़ मोर देन 2, उसको हम नाम क्या देंगे, मल्टीपल एलीलिज्म का। यानी कोई से भी हम कहते हैं कि लेट्स से कि अगर एक जीन ने म्यूटेशन की वजह से अलील्स बनाए हैं और उसका नंबर 2 से ज़्यादा है और वो हम ये कहते हैं कि रेंज हमारे पास क्या है, 2 से लेकर 300 की रेंज है, कि अब इस 300 में से कोई से भी 2 का कम्बिनेशन, 3 का कम्बिनेशन या इससे ज़्यादा का कम्बिनेशन जो है वो मल्टीपल अलीलिज़म की कैटेगरी में आ सकता है। अब अगर 2 अलील मौजूद होंगे एक जीन के लिए एक ऑर्गेनिज़म के जीनोम में, तो वो तो ऑब्वियसली 2n की सिचुएशन है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज़म हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक हैप्लॉयड ऑर्गेनिज़म या गैमीट की बात होती है, ठीक है, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही अलील मौजूद होता है। इस फिनोमेना को हम मल्टीपल अलीलिज़म कहते हैं। कहने का मकसद ये है कि जब कभी भी जीन के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन होती है तो उसके अलील मोर देन 2 हो जाती हैं और रेंज हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम 300 तक जा सकता है। सो ये जो अल्टरनेटेड फॉर्म ऑफ जीन्स होती हैं जिसका नंबर 2 से एक्सीड कर जाता है या ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम नाम क्या देते हैं, मल्टीपल अलीलिज़म का। सो हम ये कहते हैं कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर तो दो अलील ही होंगे एक जीन के लिए और हैप्लॉयड के अंदर सिर्फ एक अलील होगा। इस तरह गैमीट्स में भी हम चीज़ जानते हैं कि एक ही अलील जाता है। अभी इसकी एग्जांपल के तौर पे हमने एक चीज़ डिस्कस करनी है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो कि बहुत कॉमन है। हम अक्सर लोगों को कह भी रहे होते हैं कि फ़लाँ का ब्लड ग्रुप ए है, फ़लाँ का बी पॉजिटिव है या ओ है। तो इस तरह से यही चीज़ हमने डिस्कस करनी है, दैट वाई वी ऑलवेज डिस्कस दी सॉर्ट्स ऑफ थिंग, कि हम इस किस्म की बात क्यों कर रहे होते हैं। सो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 के अंदर डिस्कवर किया था। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में 4 डिफरेंट टाइप की फिनोटाइप पॉसिबल हो सकती हैं, जिनका जो एंटीजन है, ठीक है, वो कहाँ पे, आरबीसी के सरफेस पर होगा। अगर एक पर्सन के पास ए एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप ऑब्वियसली ए होगा। अगर उसके पास बी एंटीजन हुआ आरबीसी के ऊपर तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। इसी तरह अगर उसके आरबीसी की सरफेस के ऊपर ए और बी दोनों एंटीजन होंगे, दैट पर्सन वुड बी ए बी, ठीक है। और अगर कोई एंटीजन नहीं है, ना तो ए है ना बी है, तो फिर कोई एंटीजन ना होने की सूरत में उसको नाम दिया जाएगा कि उसके पास ओ एंटीजन मौजूद होता है, ठीक है। अब जब ये चीज़ 1901 में डिस्कवर हो गई, फर्दर इस पे बहुत ज़्यादा वर्किंग की गई एंड आफ्टर 24 ईयर्स यानी 1925 के अंदर जो है बर्नस्टीन ने इसकी जेनेटिक बेसिस को डिस्कस किया कि ये आखिर होता किस तरह से है या क्यों ये कम्बिनेशंस बनते हैं। सो जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है इसके लिए एक सिंगल पोलीमॉर्फिक जीन है जिसका नाम होता है जीन आई, ठीक है। अब क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर जीन आई मौजूद होता है जिसकी 3 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। एक आई ए है,
ठीक है। इसके अलावा आई बी है और इसके अलावा स्मॉल आई। अब ये 3 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स क्योंकि मौजूद हैं एक ही जीन के लिए, सो इसको हम सिंगल पोलीमॉर्फिक जीन का नाम देते हैं कि एक ही जीन है लेकिन 3 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। सो कम्बिनेशन हमारे पास डिफरेंट होंगे। अभी हमने यही बात की है कि एक जीन था क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर, उसके अंदर म्यूटेशन हुई तो 3 डिफरेंट टाइप के वो अलील शो करता है, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। अब इनके कम्बिनेशंस हम देख लेते हैं कि अगर ये कंबाइन करेंगे तो क्या कैटेगरीज बनती हैं। आई ए जो एंटीजन है ये स्पेसिफाई आई ए अलील, ये ए एंटीजन कोड करेगा तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। आई बी स्पेसिफाई करेगा बी एंटीजन को तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। ठीक है। और स्मॉल आई किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं करता, इस वजह से ब्लड ग्रुप जो है वो ओ हो जाता है। अब इनका जो रिलेशनशिप है ये और ज़्यादा, हम कहते हैं कि डोमिनेंस रिलेशनशिप और ज़्यादा फैसिनेटिंग है, इंटरेस्टिंग है। रीज़न इज़ दैट कि आई ए और बी, आपने ये याद रखना है कि ए और बी जो है ना ये दोनों हैं डोमिनेंट। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, डोमिनेंट है। लेकिन जो स्मॉल आई है ना ये रिसेसिव है। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कैपिटल ए और बी जो हैं यानी आई ए और आई बी ये डोमिनेंट है, जबकि स्मॉल ए क्या है वो रिसेसिव है। तो होता ये है कि ये जो दोनों क्योंकि डोमिनेंट है इस वजह से ये एक दूसरे के साथ को डोमिनेट करते हैं, को डोमिनेंस शो करते हैं। अगर आई ए और आई बी हुआ तो इंडिविजुअल ए बी फिनोटाइप को शो करता है। ठीक है। लेकिन अगर स्मॉल आई की बात करें, हमने अभी कहा कि वो रिसेसिव है, दैट्स वाई अगर हमारे पास कम्बिनेशन कुछ इस किस्म का हो कि आई ए, ठीक है, और आई ए कम्बिनेशन हो तो हमारे पास जो है ना ए फिनोटाइप बनेगी। इसी तरह आई ए और स्मॉल आई का कम्बिनेशन हो तो फिर भी हमारे पास फिनोटाइप क्या है, ए बनेगी। इसी तरह हम ये बात करते हैं कि अगर हमारे पास आई बी और आई बी का कम्बिनेशन हुआ तो फिनोटाइप क्या हो जाएगी, बी। ठीक है। इसी तरह अगर आई बी और स्मॉल आई हो गया तो फिनोटाइप क्या हो जाएगी, बी। इसी तरह हम कहते हैं कि अगर कंडीशन आई ए और आई बी की हो जाएगी तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा, ए बी। तो टोटल कितने हो गए, ये 5 फिनोटाइप्स आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे। ठीक है। और अगर स्मॉल आई का कम्बिनेशन होगा तो डेफिनेटली हमारे पास फिनोटाइप क्या बनेगी, ओ। तो ये 6 डिफरेंट फिनोटाइप्स पॉसिबल होती हैं ड्यू टू दीज 3 पोलीमॉर्फिक जीन। ठीक है। ये कि एक ही जीन के ये 3 अलील हैं, इन 3 अलील की वजह से हमने अभी 6 पॉसिबल फिनोटाइप्स देखी हैं कि वो सॉरी हम कहते हैं कि इस तरह से वो फिनोटाइप एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है। सो ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं, ये ब्लड ग्रुप अलील, ये तो अपना एक्सप्रेशन तभी स्टार्ट कर देते हैं जब फीटस की डेवलपमेंट शुरू होती है। जैसे उसकी डेवलपमेंट होगी उसका लिवर बन जाएगा और उसका लिवर जब आरबीसीज बनाना शुरू करेगा तो ये जो एंटीजन है आरबीसी के सरफेस पर लग जाएंगे। दैट्स वाई अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ही ये अपने एक्सप्रेशन को शो करते हैं और टिल डेथ यानी पूरी ज़िंदगी जो है उसका वो एक ही ब्लड ग्रुप रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर पर्सन का ब्लड जो है वो ए है, ठीक है, ग्रुप क्या होगा, ए होगा तो पूरी ज़िंदगी ए ही रहेगा। अगर बी है तो पूरी ज़िंदगी बी रहेगा। ओ होगा तो पूरी ज़िंदगी ओ रहेगा। ए बी होगा तो ए बी ही रहेगा। यानी कोई भी ब्लड ग्रुप जो है वो थ्रू आउट लाइफ चेंज नहीं होता। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पर होगा पूरी ज़िंदगी वही रहेगा। ठीक है। इसी तरह अब हम बात कर लेते हैं एंटीबॉडी की। अच्छा, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एंटीबॉडी वो चीज़ है जो एंटीजन के टोटली ऑपोजिट है। यानी एक ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसके पास एंटीबॉडी होगी बी वाली, ताकि इसकी बॉडी के अंदर जैसे ही बी वाला ब्लड आए तो फ़ौरन उस ब्लड को कोगुलेट करके यानी क्लम्पिंग करके उसकी, आप कहते हैं कि क्लॉटिंग करके उसको ख़त्म कर दे ताकि कोई नुकसान ना हो। इसी तरह अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके पास जो एंटीबॉडी होगी वो ए वाली होगी, ताकि अगर कोई गलती से ट्रांसफ्यूजन ए की हो गई है, ब्लड ग्रुप ए का उसकी बॉडी में आ गया तो फ़ौरन से उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताकि कोई नुकसान ना हो या कोई अनवांटेड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इसी तरह जिनका ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी होता है तो इनके अंदर किसी किस्म की एंटीबॉडी नहीं होती है। ज़ाहिर सी बात है अगर एंटीबॉडी होगी तो इनके अपने ही सेल्स को नुकसान होगा, अपने ही आरबीसी डिस्ट्रॉय होंगे, तो इनमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। और जो ओ वाले होते हैं ना, क्योंकि इनके पास एंटीजन नहीं है तो इनके पास जो है ना एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं। ठीक है। ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि इसके पास ए वाली एंटीबॉडी भी हो सकती है और इसके पास बी वाली एंटीबॉडी भी हो सकती है। ठीक है।
तो इसके पास ये दोनों तरह की एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं, ताकि ना ए वाला ब्लड इसके अंदर आए ना बी वाला ब्लड इसके अंदर आए। ये चीज़ आपने याद रखना है, ठीक है। और यही चीज़ हमने इस पैराग्राफ के अंदर डिस्कस की है कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास क्या हो कि बी एंटीजन होगा, तो जाहिर सी बात है कि उस वो बी फिनोटाइप शो करे तो उसके पास ए वाली एंटीबॉडी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह एबीओ वालों के पास क्या है कि कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, और ओ वालों के पास दोनों एंटीबॉडीज़ होंगी, ताकि कोई भी गलती से ब्लड ट्रांसफ्यूज़ ना कर सके। सो एक ऐसा ब्लड जिसमें कोई एंटीबॉडी ना हो, उसको हम एंटी सीरम कहते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ये बहुत ही सेव रखना ज़रूरी है, ताकि किसी किस्म की एग्लूटिनेशन का मतलब है क्लम्पिंग हो जाना, यानी आरबीसीज लेट से पहले इस तरह से थे और ब्लड स्ट्रीम में फ़्लो कर रहे थे, तो अब एक ही जगह इस तरह से वो इकट्ठे हो जाएंगे और पाथवे ब्लड का ब्लॉक कर देंगे, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी और यहीं पे नुकसान हो जाएगा उस पर्सन का, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो रही हैं। सो इस चीज़ को हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। अब एग्लूटिनेशन तब पॉसिबल होती है जब यही बात कि क्लम्पिंग होना शुरू हो जाएगी, ब्लड वहाँ से गुजर नहीं पाएगा कैपिलरी से। तो हम ये बात करते हैं कि जो डोनर और रेसिपिएंट होते हैं ना, इनके सैंपल लेके पहले कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है कि क्या ट्रांसफ्यूजन सेफ होगी। अगर इनकम्पैटिबल है तो फिर ये ब्लड नहीं दिया जाएगा। अगर गलती से चला गया तो फिर हीमोलिटिक रिएक्शंस होंगे, यानी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। या तो क्या है कि जो एंटीबॉडी डोनर के ब्लड में है वो जाके रेसिपिएंट के ब्लड को डैमेज कर देंगी, या फिर जो एंटीबॉडी रेसिपिएंट की बॉडी के अंदर हैं वो डोनर के ब्लड को ही डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो फ़ायदा ही ना हुआ उस चीज़ का, उल्टा और ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि हीमोलिटिक रिएक्शन, हीमो का मतलब है डिस्ट्रक्शन, लाइसिस टू ब्रेक डाउन। सो हीमोलिटिक क्या होता है? हीमो फॉर ब्लड एंड लाइसिस मीन टू ब्रेक डाउन। हीमोलाइसिस मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, जो अनवांटेड डिस्ट्रक्शन होती है उसको हम नाम देते हैं हीमोलाइसिस का। तो इस वजह से जो है ना ये कंडीशन पॉसिबल होती है। अब ट्रांसफ्यूजन की जहाँ तक बात है ना, तो अब इस यहाँ पे हमने ये देखना है कि ट्रांसफ्यूजन किस तरह से होती है। देखें, अब अगर ए ब्लड ग्रुप है तो वो ट्रांसफ्यूज कर सकता है, वो आसानी से दे सकता है, ए वाले को भी दे सकता है और ए बी वालों को भी दे सकता है, ठीक है। यानी हम ये बात कर रहे हैं कि ए वाला जो है ये अपना ब्लड डोनेट कर सकता है ए को, ठीक है। इसके अलावा ये अपना ब्लड डोनेट कर सकता है ए बी वालों को। रीज़न इज़ दैट कि इसके पास जो है ना इसके पास भी बी वाली एंटीबॉडी है और इनके पास भी बी वाली एंटीबॉडी होगी, तो कोई मसला नहीं है, ए को ब्लड दे सकता है। और इसके पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो यहाँ पे तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। बी की अगर हम बात करते हैं तो बी वाले ब्लड दे सकते हैं डेफिनेटली बी वालों को, क्योंकि एंटीबॉडी सेम होगी, एंटीबॉडी सेम होने की वजह से ये आसानी से एक दूसरे को ब्लड दे सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। और ए बी वालों को भी जो है ना ये ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तीसरी बात ये आती है कि ए बी वाले जो होते हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ ए बी वालों को ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ए बी वालों के पास इनके पास भी कोई एंटीबॉडी नहीं है, इनके पास भी कोई एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। ये सेफ़ ट्रांसफ्यूजन होगी। और जो ओ वाले होते हैं ना, ये ब्लड डोनेट कर सकते हैं ए को, ठीक है। इसके अलावा ये ब्लड डोनेट कर सकते हैं बी को, इसके अलावा ये ब्लड डोनेट कर सकते हैं ए बी वालों को। रीज़न इज़ दैट इनमें कोई एंटीजन क्योंकि नहीं है, ठीक है, कोई एंटीजन ही नहीं है, इस वजह से ये इनको भी ब्लड दे सकते हैं, इनको भी दे सकते हैं और इनको भी दे सकते हैं। तो सेफ़ ट्रांसफ्यूजन होगी, कोई मसला नहीं होगा। और यही बात हम कहते हैं कि जो ओ वाले होते हैं ना, इनको हम नाम देते हैं कि ये यूनिवर्सल जो है ये डोनर का काम करते हैं, कि ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और जो ए बी वाले होते हैं ना, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि ये किसी का भी ब्लड ले सकते हैं। जैसे अभी हमने बात की इस पैराग्राफ में, उन्होंने आपको यही चीज़ समझाई है कि अगर आप ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है ये सिर्फ बी वालों को दे सकता है और ए बी वालों को, क्योंकि सेम एंटीबॉडी होगी तो कोई भी मसला नहीं है। और ए बी वाले सिर्फ ए बी वालों को दे सकते हैं क्योंकि इनके पास कोई एंटीजन नहीं होता। अब ओ की जहाँ तक बात होती है ना, तो ओ वाले जो होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई एंटीजन नहीं होता तो कोई एंटीबॉडी भी नहीं होगी, ज़ाहिर सी बात, लेकिन सॉरी, इनके पास जो है ना वो एंटीबॉडी ए बी ज़रूर होती है। सो ओ वाले यूनिवर्सल डोनर के तौर पे काम करते हैं और ये जो है ना किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, ए बी और ओ, ये सबको दे सकते हैं। तो ओ वाले यूनिवर्सल डोनर हो जाते हैं और ए बी वाले यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये 4 ग्रुप एक दूसरे को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा येलो बॉक्स उन्होंने आपको बताया है कि ए और बी के जो एंटीजन होते हैं ना,
अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर जो सेक्रीटर जीन होता है ना, SE, ये बहुत ज़्यादा सेक्रीशन कर रहा होता है। अगर ये डोमिनेंट है, ठीक है, अगर क्या है कि सेक्रीटर जीन डोमिनेंट है, तो फिर क्या होगा कि इन लोगों के सलाइवा के अंदर भी एंटीजन होंगे। यानी नॉर्मली क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो आरबीसी है उसके सरफेस के ऊपर जो है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर जो है वो एंटीजन मौजूद होगा, तभी पता चलेगा कि वो पर्सन ए ब्लड वाला है, बी वाला है, ए बी वाला है या ओ वाला है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग जिनको हम सेक्रीटर कहते हैं, इनके क्रोमोसोम नंबर 19 पर जो है ना एक जीन होता है जिसको सेक्रीटर जीन कैपिटल SE से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ये डोमिनेंट फॉर्म में है यानी SE फॉर्म के अंदर है, तो फिर इन लोगों के ब्लड पर तो एंटीजन होगा ही डेफिनेटली, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि इनके सलाइवा के ऊपर भी यानी सलाइवा के अंदर भी ये एंटीजन मौजूद होता है। ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। तो वैसे यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट आर सेक्रीटर्स, ठीक है। तो आपको ये आंसर इसमें लिखना पड़ेगा, या MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है क्रोमोसोम नंबर 19 की पोजीशन या डोमिनेंट होगा तभी रिप्रेजेंट करेगा, तो कहाँ पे एंटीजन होगा सलाइवा में। तो ये MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर सेक्रीटर्स या हु आर सेक्रीटर्स, इस तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकता है। और एंडिंग पर आपको उन्होंने यही चीज़ बताई है कि जो जेनेटिक एनालिसिस होती है, ये ब्लड ग्रुप हमें कैसे पता चलते हैं, इसका क्या फ़ायदा। इसका फ़ायदा जस्ट ये होता है कि पैटर्नल लाइनेज यानी कौन किसका फादर है या कौन किसकी मदर है, ये चीज़ फाइंड आउट की जा सकती है इससे। तो यहाँ पे एक ऐसा चाइल्ड फॉर एग्जांपल जिसका ब्लड ग्रुप AB होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके पेरेंट में कोई भी O वाली कंडीशन नहीं होगी, या तो उसके पेरेंट A वाला होगा या B वाला होगा या AB वाले होंगे, तभी बच्चे की भी जो ब्लड ग्रुप होगी वो AB है। इसी तरह हम बात करते हैं कि एक ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप यानी एक ऐसा बच्चा जिसका ब्लड ग्रुप O होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके पेरेंट्स AB वाले नहीं हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली सी बात है कि वो जो हैं वो O वाले ही होंगे, सिचुएशन ऐसी होगी। और यही चीज़ हम बात करते हैं कि ये जो ब्लड डाटा होता है ये इतना सफिशेंट नहीं होता, इसके लिए फिर DNA एनालिसिस वगैरह की जाती है, फिंगरप्रिंटिंग चेक की जाती है, तब पता चलता है कि कौन किसका जो है ना वो कौन किसकी औलाद है। बेसिकली यही चीज़ें इस्तेमाल कहाँ पे होती हैं, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है कि बॉडी को पहचाना नहीं जा सकता, पता नहीं चलता कि ये किसकी डेड बॉडी है, यानी चेहरा बहुत ख़राब हो चुका होता है या बॉडी बहुत ख़राब हो चुकी होती है, तो फिर उस वक्त ये चीज़ें काम आती हैं कि उनका जो ब्लड उसकी बॉडी में बच गया है, उसकी मदद से या फिर DNA प्रिंटिंग की वजह से जो है DNA फिंगर प्रिंटिंग से ये चीज़ पता चल सकती है कि वो जो कॉर्प्स है यानी जो डेड बॉडी है या लाश है वो किसकी है, या उसके अपब्रिंगिंग्स यानी फोर फादर्स या ख़ानदान वाले कौन है, ये वहाँ पे भी यूज़ होता है। या समटाइम्स ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो कि अगर हॉस्पिटल में जैसे लेबर रूम के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे अगर बच्चे मिक्स हो जाएँ तो वहाँ से भी ये टेस्ट करके तो पता चल सकता है कि कौन किसकी जो है वो ऑफस्प्रिंग है या किसका बच्चा है। तो दैट वाज अबाउट द टॉपिक ऑफ जेनेटिक्स ऑफ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। यहाँ से मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता सकती हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ से आते हैं, पहला तो आएगा मल्टीपल एलीलिज्म से, व्हाट आर मल्टीपल अलील्स, गिव एन एग्जांपल एंड ऑल्सो कंपेयर विद अलील, ठीक है। व्हाट आर मल्टीपल अलील्स, गिव एन एग्जांपल, ऑल्सो कंपेयर इट विद अलील। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, पहले मल्टीपल एलिलिज्म बताएंगे, एग्जांपल के ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इसके एग्जांपल, और थर्ड में आपने क्या करना है कि एक तरफ मल्टीपल अलील लिख लेना है, दूसरी तरफ अलील लिख लेना है, दरमियान में लाइन लगा देनी है, ठीक है, इस तरह से। अब मल्टीपल अलील में आप लिखेंगे कि जब मोर देन 2 अलील्स मौजूद हों तो उसको हम मल्टीपल अलीलिज्म कहते हैं, इसमें जस्ट 2 अलील्स मौजूद होते हैं। तो ये जेनेटिक जो है म्यूटेशन की वजह से होती है और ये नॉर्मल कंडीशन होती है, ठीक है। इस तरह की आपने मतलब अटैम्प्ट करना है। तो पहला पॉइंट मल्टीपल अलीलिज्म में क्या होगा कि ऑल द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स हुज नंबर इज़ मोर देन 2, उसको हम नाम कह देंगे मल्टीपल अलील। दूसरी तरफ क्या होगा कि अलील क्या होता है, पार्टनर ऑफ अ जीन पर इज़ नोन एज अलील। पॉइंट नंबर 2 ये हो जाएगा मल्टीपल अलील के लिए कि यहाँ पे जो नंबर होता है मोर देन 2 और मैक्सिमम 300 यानी 2 to 300 के दरमियान में होता है, 2 से 300 के दरमियान में होता है, तो उसको मल्टीपल एलिलिज्म कंसिडर करेंगे, यूजली 3 4 5 6 एंड ऑन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अलील्स की, तो ये जस्ट 2 होता है और इसके अलावा ये और कोई कंडीशन नहीं है।
तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि मल्टीपल एलीलिज्म जीन म्यूटेशन की वजह से होती है, तो डिफरेंट एलील्स बन सकते हैं एक ही जीन के, यानी ये वाली चीज़। और फिर उसके बाद आप जी अलील के अंदर ये चीज़ लिख सकते हैं कि अलील एक नॉर्मल सिचुएशन है और इसका म्यूटेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। यानी ये 3 पॉइंट्स जो है ना आप लिख सकते हैं, इस तरह 3 से 4 पॉइंट्स आपके बन जाएंगे। फोर्थ पॉइंट में आप एग्जांपल ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप सिस्टम मल्टीपल एलीलिज्म की एग्जांपल है, और वहाँ पे आप मतलब कोई सा भी आप ट्रेट लिख सकते हैं, लाइक हाइट है, ठीक है, या आप कहते हैं स्किन कलर है, तो सॉरी आप ये ऐड कर सकते हैं कि जैसे जेंडर होना, ये भी अलील की ही एक एग्ज़ाम्पल है। या आप कहते हैं कि आई कलर जो है, तो ये भी एक अलील की एग्ज़ाम्पल आती है। तो इस तरह की एग्ज़ाम्पल आप ऐड कर सकते हैं। तो दैट वाज अबाउट द लेक्चर ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। और यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको पहला आता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है, नेम द ए बी ब्लड ग्रुप फाउंड इन द ब्लड सीरम। नेम द सॉरी क्वेश्चन ये है, नेम द एंटीबॉडी फाउंड इन द ब्लड सीरम ऑफ फिनोटाइप ए बी एंड ओ। यानी आपको ये बताना है कि ए वालों के पास कौन सी एंटीबॉडी होती है, बी वालों के पास कौन सी एंटीबॉडी होगी, ए बी के पास एंटीबॉडी कौन सी होगी, होगी भी या नहीं, और ओ वालों के पास कौन सी एंटीबॉडी होगी। ये क्वेश्चन है। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, नेम द एंटीबॉडी फाउंड इन ब्लड सीरम ऑफ फिनोटाइप ए बी एंड ओ। ठीक है, इसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि वट टाइप ऑफ ट्रांसफ्यूजन्स टेक प्लेस इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ में आपसे पूछे जा सकते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने डिस्कवर किया, तो लैंडस्टीनर 1901 में, या बर्नस्टीन ने जो है 1925 के अंदर डिस्कवर किया था। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और एमसीक्यूज़ के हवाले से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपने इसको लाजमी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, और इसको आप ऐसे ही प्रिपेयर करें जैसे आपको बताया है कि आप एक छोटा सा टेबल बना लें। आपको पता हो कि जीन स्पेसिफाई होगा तो कौन सा आगे जो है ना वो फिनोटाइप बनती है, यानी आई ए इज़ इक्वल टू ए, आई ए स्मॉल आई इज़ इक्वल टू ए, जैसे अभी मैंने बनाया लेक्चर के दौरान। तो वो आप एक टेबल बना लें, ठीक है। दूसरा टेबल आप ये बना लें कि अगर ए एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी बी होगी, ठीक है, इस तरह का। और तीसरा टेबल आप ये बना लें कि ए वाले जो ब्लड हैं वो ए को भी दे सकते हैं और ए बी को भी दे सकते हैं। तो इस तरह से 3 छोटे छोटे टेबल बना लें, आपका ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर भी हो जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, एमसीक्यूज़ के लिए भी, और आपको बहुत अच्छी समझ भी आ जाएगी इसकी। दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। विश यू वेरी गुड लक फॉर द अपकमिंग लेक्चर, बिकॉज़ इसी से लेक्चर रिलेटेड है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम का। सो उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए ये सारे पॉइंट्स फर्दर भी। यहाँ तक जो था ये लेक्चर का पार्ट 1 था, जिसमें एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये इसको डिस्कवर किया गया था। टिल द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, गुड लक।